हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो एक खास वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है हमारा इंग्लिश, जिसके अंदर हमें इंग्लिश पैडागॉजी पूछी जाती है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा का फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ पे लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 के रूप में चयन किया है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। चाहे आप पेपर 1 के लिए अपेयर हो रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए अपेयर हो रहे हैं, इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट यहाँ पे इंग्लिश पैडागॉजी कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम किसी एक टॉपिक को या फिर एक एरिया को कवर नहीं करने वाले, हम पूरे 15 नंबर को कवर करने वाले हैं जो कि हमें इंग्लिश पैडागॉजी में पूछे जाते हैं। और आप लोगों का जो डाउट होता है कि इस एक वीडियो को देख के क्या ये हमारा सब्जेक्ट, ये विषय हमारा पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोगों का ये विषय पूरा हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 4 चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे, तो सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके लिए आप तैयार हो जाइए। इसके अलावा हम लोगों को पता है कि हर विषय की जो पैडागॉजी होती है उसमें कुछ टैग वर्ड छुपे होते हैं जो कि हमें अगर पता हो तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। इसके अलावा हम लोगों के इंग्लिश में जो टीचिंग मेथड्स, टीचिंग अप्रोचेस पूछे जाते हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो हमें इंग्लिश पैडागॉजी के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हटके होते हैं। तो देखिए, सिलेबस में ये डायरेक्ट नहीं दिए जाते, बट इनका टर्म का जो यूज है वो हमारे इंग्लिश पैडागॉजी के सेक्शन में होता है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में बार बार ही हमसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये सभी चीजें आज के एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाली है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके हम सारी चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल सिलेबस को देखते हैं। डिटेल सिलेबस को भी मैं शॉर्ट में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम भी ज्यादा ना लगे और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट टाइम से मिल सके। उसके बाद हम टैग वर्ड, फिर उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इससे पहले की कोई मेरी वीडियो नहीं देखी और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना चाहें तो आप सीडीपी की मैराथन वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स पेपर 1 की आपको जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी। ईवीएस की जो मैराथन है जिसमें मैंने कंप्लीट कवर किया है वो चीज भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी साइंस की जो मैराथन क्लास है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। मैथ्स पैडागॉजी की क्लास हमारी हो गई है। तो देखिए, ऐसे आपके विषय जो कि आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं उन सभी विषय की आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। आप इन सभी चीजों को तैयार कीजिए और कम समय में भी आप इस पेपर को अच्छा खासा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज सिलेबस को जरा देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश पैडागॉजी अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम इंग्लिश पैडागॉजी के सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन जो होता है वो क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर कोई बच्चा जो है वो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से किसी भी भाषा को अगर वो सीखता है तो यहाँ पर उसका लैंग्वेज क्या होता है, एक्विजिशन होता है, यानी कि भाषा का क्या होता है, अर्जन होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रोसेस के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल रूल जो है वो यूज नहीं होते। देखिए, ये जो भाषा है बच्चा जो सीख रहा है अपने घर के अंदर वो यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे बच्चे को कोई ग्रामेटिकल रूल याद करने की जरूरत नहीं होती। बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनको सुनता है और उस भाषा को सीख जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे बता रखा है ये कैसा प्रोसेस है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें बच्चा अचेतन मन से यानी कि इतना अलर्ट नहीं होता कि बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है, बच्चा बस देखते देखते सुनते सुनते उस चीज को प्रैक्टिस में ले आता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है यहाँ पे अनौपचारिक तरीके से यानी कि इनफॉर्मल सिचुएशन में बच्चा ये चीज सीख रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, भाषा अर्जन के अंदर होता क्या है कि बच्चा अपने आसपास के लोगों को देख के सुन के उस भाषा को सीख रहा है। तो यहाँ पे देखा गया है कि बच्चे को कोई हम लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं देते, बच्चा एक प्रॉपर जगह में बैठ के ये चीज नहीं सीख रहा है, बच्चा यहाँ आसपास के लोगों को देख रहा है, सुन रहा है और सीख रहा है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो कौन सी भाषा का होता है, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो हमारी प्रथम भाषा होती है, उसका यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन देखा जाता है। इसके अलावा इसी के साथ जोड़ के हमें एक और टर्म पूछा जाता है जो कि है लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है। तो देखिए अधिगम यानी कि लर्निंग अगर किसी के साथ जुड़ गया तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई ना कोई प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इसके लिए हमें एक फॉर्मल सिचुएशन बच्चे को देनी पड़ेगी। फॉर्मल यानी कि औपचारिक तरीके से बच्चा वो चीज़ सीखेगा। जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे के एक प्रॉपर टाइम टेबल है, एक प्रॉपर क्लासरूम है, एक टीचर है जो उनको वो चीज़ पढ़ा रही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इसके लिए एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होगी। बच्चा यहाँ पे अलर्ट होता है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है उस चीज़ को लेके कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और इसके थ्रू मैं ये चीज़ सीख पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हम थियोरेटिकल नॉलेज भी देते हैं उस लैंग्वेज का, उस भाषा का, और यहाँ पर बच्चा ग्रामेटिकल रूल यानी कि व्याकरण के नियम भी सीख रहा होता है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि लैंग्वेज लर्निंग जो होगी वो कौन सी भाषा की होगी, तो यहाँ पे अगर जो बच्चे की जो मदर टंग होती है उसको छोड़ के, यानी कि नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के जो बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज होती है उस भाषा का यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपने बहुत डिटेल से इंग्लिश पैडागोजी देखी है और इसके क्वेश्चन देखे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ सटीक थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि हमें इनके थ्रू यहाँ पे पूछी जाती है और पेपर में कई बारी आपसे इस टॉपिक के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थ्योरी है नॉम चॉम्स्की की और दूसरे हैं स्टेफन क्रैशन। तो देखिए फटाफट इनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। नॉम चॉम्स्की ये मानते थे कि बच्चों के अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है, यानी कि एक जन्मजात क्षमता होती है जिसकी मदद से बच्चा किसी भी भाषा को प्राकृतिक तरीके से सीख पाता है, जिसको यहाँ पर इन्होंने एक नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो देखिए अगर आपके परीक्षा में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके द्वारा दिया गया है और किसने हमें ये बताया कि बच्चों के अंदर एक जन्मजात एबिलिटी होती है, एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को सीख सकता है, तो वो है नॉम चॉम्स्की। इसके अलावा स्टेफन क्रैशन ने हमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे एक थ्योरी दी थी। तो देखिए सेकेंड लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि सेकेंड लैंग्वेज वो होती है जिसको हम लर्न करते हैं, जिसको हम सीखते हैं, पर स्टेफन क्रैशन ये मानते हैं कि यहाँ पे हम सेकेंड लैंग्वेज का भी बच्चे को एक्विजिशन करा सकते हैं, बच्चे को इसको भी अर्जित करा सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दिए हैं, जैसे कि हमें बच्चे को लैंग्वेज को लर्न कराने के साथ साथ उसका एक्विजिशन कराना सिखाना होगा सबसे पहले, यानी कि भाषा को अधिगम के साथ साथ हमें अर्जित कराना भी सिखाना होगा। इसके अलावा जब बच्चा भाषा सीख रहा है तो हमें उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, उसे अच्छी तरीके से देखना है कि बच्चा किस तरीके से उस भाषा को सीख रहा है। इसके अलावा हमें नेचुरल ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करना है, हमें एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं बनाने, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि बच्चा यहाँ पे उस चीज़ को नेचुरली लर्न करने को सीख सके। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे हमें इन्होंने इनपुट बताया। हम जितना ज़्यादा इनपुट देंगे, जितना ज़्यादा एक तरीके से आप कह लीजिए जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा बच्चे को आउटपुट मिलेगा, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे बोल रखा है इफेक्टिव फिल्टर, और इसके थ्रू क्या होगा कि बच्चा उस भाषा को अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रयोग करने लग जाएगा। तो देखिए आपने ये दोनों टॉपिक तो हम लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं देखे होंगे, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए होंगे तो आपको इनके क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे इंग्लिश पैडागोजी के सेक्शन में। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिलेबस के अंदर छुपी होती हैं, जो चीज़ आपको करनी है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट सिलेबस और ऐसे सभी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे भाषा शिक्षण में लैंग्वेज की टीचिंग में कुछ ऐसे सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए ताकि बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से उस भाषा में पकड़ बना सके। जैसा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हमें क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आदत में लेके आना है, हैबिट में लेके आना है, ताकि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करे और बच्चे के अंदर जो झिझक हो वो खत्म हो सके। इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस जब तक बच्चा करेगा नहीं
वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, वो बाकी भाषा भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, या फिर आप कह लीजिए बाकी विषय भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो देखिए आपको ड्रिल और प्रैक्टिस किस तरीके से करानी है। आप रोल प्ले करवा सकते हैं अपनी कक्षा में कि बच्चों को आप एक तरीके से बताएं कि आप ये बन जाइए, आप वो बन जाइए, इस तरीके से आप रोल प्ले करा सकते हैं। बच्चे को आप ओरल अप्रोच के थ्रू चीज़ें पढ़ा सकते हैं। ओरल तरीके से क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको हम लिख पाते हैं, हम कहीं ना कहीं पढ़ पाते हैं, हमें बोलने में झिझक होती है, तो ओरल अप्रोच आपको अपनानी है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि अगर एक बच्चे को एक सेंटेंस जो है वो सिंपल तरीके से आता है और उसके बाद आपने उनकी वोकैबुलरी जो है, शब्दकोश जो है, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, जिसके बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस सेंटेंस को एडवांस तरीके से भी बोलना सीख सकता है। इसके अलावा अगला है इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। कहीं ना कहीं आपको वो नकल कर सकता है, तो आपको एक आइडियल टीचर बनना है। आइडियल टीचर का मतलब क्या है कि आप जितने फ्लुएंट तरीके से उस भाषा का प्रयोग करेंगे वो बच्चा आपको देखेगा और उसी तरीके से चीज़ें सीखेगा। इसके अलावा अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि हमें अभिप्रेरणा बच्चे को देते रहना है ताकि बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेटेड हो और उस भाषा को अच्छे से सीख पाए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे सिलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, कंटेंट का हो रहा है। आप चीज़ें किस तरीके से सिलेक्ट करोगे जब बच्चे को आप टीचिंग करा रहे हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। इसके अलावा टीचेबिलिटी, यानी कि वो चीज़ आपके यहाँ पे टीच करने लायक है या नहीं है, यानी कि इतने रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं है, उस लायक से आप उस तरीके से कंटेंट को देखोगे। यहाँ पे अवेलेबिलिटी, यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितना चीज़ें अवेलेबल है, आप उस चीज़ को आप ध्यान देके आप उस तरीके से टीचिंग कराओगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको टीचिंग जो है वो फ्रीक्वेंट मैनर में करानी है। आपको ये नहीं करना कि आप किसी कंटेंट को एक बार पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपने बीच में काफ़ी सारा गैप ले लिया। आपको एक जो कहते हैं ना लय, उस चीज़ को पकड़ के रखना है। इसके अलावा यहाँ पे है कि कुछ एग्जाम्स होते हैं हमारे टीचिंग में, यानी कि कुछ तरीके होते हैं जो कि आपको यहाँ पे टीचिंग को और ज़्यादा आपकी अच्छी बना देते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, बच्चे को जो चीज़ें पता है नोन से अननोन की तरफ लेके जाना है। इसके अलावा आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चे को सिखानी है। और अगला है होल से पार्ट, यानी कि आपको क्या करना है, पहले तो एक तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक एरिया तक बच्चे को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कोठारी कमीशन दिया गया था 1964 से 1966 के बीच में। ये कमीशन आया था जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि हम लोगों को इंडिया के अंदर किस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज को टीच करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग बातें बोली गई और इसका मेन एम ये था कि इंडिया के अंदर हमें मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिता को हमें बढ़ाना है और हमें मल्टीलिंगुअल बच्चे बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि ऐसे स्टेट इंडिया के अंदर जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ पे आप क्या करिए, वहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब 3 भाषा हमें सिखानी है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो सबसे पहले हम हिंदी सिखाएंगे, इसके बाद हम इंग्लिश सिखाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे MIL क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हम ऐसी कोई भाषा यहाँ पे सिखा सकते हैं। तो 3 भाषा तो कम से कम सिखानी है। इससे ज़्यादा भाषा अगर बच्चे को आती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो यहाँ पे आप पहले तो उनके रीजनल लैंग्वेज जो है वो बच्चे को आनी चाहिए। इसके अलावा अगला यहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हिंदी की प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के बाद यहाँ पे बोला गया कि आपको हिंदी सिखानी है, फिर उसके बाद इंग्लिश। अगर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे सीखते हैं ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये था कोठारी कमीशन। इसके अलावा हमें इंग्लिश पैडागोजी के अंदर लैंग्वेज स्किल्स दी जाती हैं। तो देखिए लैंग्वेज स्किल्स क्या है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशल होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जिनका पालन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम उस भाषा को बच्चे को अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे, जो कि है LSRW। ये जो LSRW है, L आपका है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल सबसे बेसिक स्किल होता है जो बच्चे के अंदर आता है। देखिए आपके जो स्टूडेंट है अगर वो जितना अच्छी तरीके से आपको सुन पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को समझेंगे और वो बोल भी पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप होती है स्टूडेंट के अंदर, जो कि आपका क्या है, ये सिमेंटिक एस्पेक्ट है। सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब आपको जो बच्चे को लिसनिंग करानी है वो मीनिंगफुल करानी है। ये जो सिमेंटिक शब्द होता है इसका मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें बच्चे को सिखानी है जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसके अलावा अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकिंग स्किल। अगला है, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो बच्चा जितना अच्छा आपको सुन पाएगा उतना अच्छा स्पीकर वो कहलाता है।
तो इसके बाद ये स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है जो कि फिनोटिक यानी कि साउंड से संबंधित होती है। तो देखिए हमारे जो वोकल कॉर्ड होता है वहाँ से आवाज़ आती है, तो ये फोन यानी कि साउंड से ये संबंध रखता है। इसके अलावा अगर आप देखें अगला है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल आपका दो चीज़ों से यहाँ पे संबंध रखता है। एक तो ये साउंड यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो और साथ ही साथ आप जो चीज़ें वहाँ पे देख रहे हो और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, लिखी हुई चीज़ों को तो आप पढ़ोगे, तो ये ग्राफिक स्किल। तो इसके अलावा अगर हम देखें अगला है राइटिंग स्किल जो कि आपका ग्राफिक एस्पेक्ट माना जाता है। अब इसी स्किल के माध्यम से बच्चा जो है ग्रो करते हुए किसी भी भाषा को सीखता है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सीधा वो बोलना शुरू नहीं करता, बच्चा पहले दूसरों को सुन रहा होता है, तो लिसनिंग स्किल। उसके बाद धीरे धीरे उन शब्दों का प्रयोग करना सीखता है, स्पीकिंग स्किल। उसका थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसे पिक्चर वगैरह की मदद से चीज़ें पढ़ना सिखाते हो, और फिर थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है जब उसकी मोटर स्किल डेवलप हो जाती है तो उसे आप लिखना भी सिखाते हैं, तो राइटिंग स्किल। अब ये चारों जो स्किल हैं इन्हें यहाँ पे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ये जो चारों स्किल हैं इन्हें हम दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, ये रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव का मतलब क्या है, जो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं। इस चीज़ को आप याद मत कीजिएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी जो स्किल है वो हम रिसीव करते हैं। जब हम किसी और की बात को सुन रहे हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं, और जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने लिखा हुआ है बस आप उसे पढ़ रहे हो। तो लिसनिंग और ये जो रीडिंग होती है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल कहलाती है, और प्रोडक्टिव स्किल मतलब जिसमें हम कोई नई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। तो देखिए जब मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ, मेरे सामने बोर्ड में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके सामने बोल सकती हूँ जो मेरे माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो स्पीकिंग स्किल प्रोडक्टिव स्किल आती है। और जो राइटिंग स्किल है, तो देखिए लिखते हुए मैं कितना भी यहाँ पे बोर्ड पे लिख सकती हूँ, बोर्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ, वो मेरे अंदर है। तो देखिए यहाँ पे राइटिंग स्किल जो है ये प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है। आई होप जितना भी हमने कवर कर लिया वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अगर हम भाषा का यहाँ पे शिक्षण करा रहे हैं बच्चों को, तो किस तरीके से हमें कठिनाइयाँ यानी कि चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है एज अ टीचर। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जो हमारी क्लासरूम है इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अच्छी तरीके से इफेक्टिव टीचिंग ना करा पाएँ। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे जो चैलेंज टीचर को फेस करना पड़ता है वो लर्नर्स की एबिलिटी। कई बार लर्नर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। आपके स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कहीं ना कहीं उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल आपको रखना है। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड। जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा है, वो एग्जाम ओरिएंटेड अगर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको लैंग्वेज टीचिंग में यहाँ पे चैलेंज फेस करने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा जो लैंग्वेज को सीख रहा है वो इसलिए सीख रहा है बस एग्जाम में उसके मार्क्स आ जाए, और आपको इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और यहाँ पे लैंग्वेज की टीचिंग इस तरीके से करनी है कि बच्चा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सीखे, ना कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। अगला आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, अगला पॉइंट में लिखा है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। कई बार ये होता है कि हम लोगों के स्टडी मटेरियल इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते कि हम बच्चे को सारी चीज़ें यहाँ पे करा सके, तो हमारे स्टडी मटेरियल भी हम लोगों के लिए एक तरीके से चैलेंज बन जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन, जिसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इवैल्यूएशन किस तरीके से करना चाहिए या फिर आपके सिलेबस में किस तरीके से दिया गया है, तो ये है आपका CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके दो शब्द छुपे हुए हैं, मूल्यांकन तो है ही, इसके अलावा भी दो शब्द हैं। पहला है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे मूल्यांकन करना है, जो आपको इवैल्यूएशन करना है, वो इस तरीके से करना है कि बच्चा जो है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे होता रहे, वो भी कंटिन्यूअस यानी कि सतत तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड है वो यहाँ पे होता है आपका व्यापक। व्यापक यानी कि आपको सारे एरिया को यहाँ पे कवर करना है, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोलास्टिक और कोकुलास्टिक। कोलास्टिक में आपका जो स्कूल में जो आपके जो बुक्स वगैरह होती हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं, उस चीज़ों को बच्चे को सिखाना है। और कोकुलास्टिक में जो हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है
वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से करानी है। तो इस तरीके से बच्चे को हमें बुक तक सीमित नहीं रखना, हमें हर चीज़ यहाँ पे सिखानी है, इसके अंदर बोला गया है। और जो आपका कोलास्टिक एक्टिविटी है उसमें आपको एफए और एसए के थ्रू भी आपको टेस्ट लेना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको और समेटिव असेसमेंट आपको करना है। इसके अलावा असेसमेंट 3 तरीके के होते हैं। जो आपका आकलन आपने देखा है इसे हम असेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए असेसमेंट से संबंधित एक बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में। असेसमेंट 3 तरीके से होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, जब हम जो चीज़ बच्चे ने सीखी है उसका असेसमेंट करते हैं, ये आपका होता है एसे, जो टर्म एंड असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो हम इसलिए करते हैं, असेसमेंट आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा को सीखे। तो ये हमारा होता है एफए, जैसे कि यूनिट टेस्ट होता है, ये आपके टर्म के बीच में आप बीच बीच में टेस्ट लेते हो। असेसमेंट एज लर्निंग को सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है, जिसमें बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे असेसमेंट कर रहा होता है। तो ये तीनों टर्म का मैच द फॉलोइंग हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंग्लिश में क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ होता है, टीएलएम यूज़ होते हैं और कौन कौन से एड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है, सबसे पहले ऑडियो एड्स है, कुछ ऐसे एड्स जिसपे से सिर्फ आवाज़ आती है, कुछ ऐसे एड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए पीपीटी हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, इसके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसमें से आवाज़ और आपके विजन साथ में हो रहा हो। तो इस तरीके से 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टीचिंग प्रोसेस को कर रहे हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करना है। मतलब पढ़ाने के बाद हम यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हमें बच्चे का वीक एरिया को क्या करना है, यहाँ पे वीक एरिया को हमें यहाँ पे डायग्नोस करना है। डायग्नोस यानी कि हमें पहचानना है कि बच्चे का कौन सा वीक एरिया है। डायग्नोस करने के बाद हम बच्चे को यहाँ पे उपचार देते हैं, रेमेडी देते हैं। ये जो आपके रेमेडी दी जाती है ये इंस्ट्रक्शनल वर्क यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम बच्चे को सपोर्ट करें, जो बच्चे का वीक एरिया है वो दूर हो सके। अब देखिए जो हमारे मोटे मोटे यहाँ पे टॉपिक बनते हैं इंग्लिश पैडागोजी में वो तो हमने कवर किए। अब चलिए हम टैग वर्ड, उसके बाद टीचिंग मेथड, अप्रोचेस, इन टॉपिक को डिस्कस करें। अब चलिए हम लोग कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ कुछ टीचिंग अप्रोचेस और टीचिंग मेथड्स। ये जो टैग वर्ड्स हैं इनकी मदद से हम लोग किसी ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से आपके टैग वर्ड्स काम करते हैं, वो जरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो टैग वर्ड्स हैं इसे 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ ऐसे शब्द होते हैं आपके क्वेश्चन में जो कि अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। जैसे कि यहाँ पे है हैबिट फॉर्मेशन। तो देखिए लैंग्वेज एक ऐसा आपका सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें आप जितना ज़्यादा हैबिट डलवाओगे उतना ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर लर्निंग। तो देखिए हमें हर विषय की पैडागोजी में इस चीज़ को अपनाना है कि हमें चाइल्ड सेंटर लर्निंग यहाँ पे करानी है। साथ ही साथ अगला है लैंग्वेज स्किल। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें चारों जो स्किल है LSRW इसे हमें इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है, यही हमारा एम होना चाहिए। इसके अलावा है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। तो देखिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर ये बोला जाता है कि हमें बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें हम इंडिविजुअली उन्हें यहाँ पे देख रहे हो। तो देखिए हमारे जो स्टूडेंट है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग पैटर्न है, सबका अलग अलग होगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ड्रिल वर्क और प्रैक्टिस वर्क आपको लगातार देना है ताकि बच्चा अच्छे से चीज़ें सीख पाए। अगला है मोटिवेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अभिप्रेरणा देना है, मोटिवेशन देना है। इसके अलावा अगला है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल यानी कि हमें बच्चे को बहुभाषी बनाना है। अगर आपके ऑप्शन में ये शब्द आपको मिल जाए तो वही आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। इसके अलावा कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कि रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मरवाना, हमें इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना। इसके अलावा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि कई बार बच्चा अपने मन की बात आपको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ हमें एक
एक स्किल को एक टाइम में पढ़ाना है ऐसा नहीं है, हमें चारों स्किल को अच्छे से एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है। ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ लेक्चर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो। बच्चों को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट जल्दी लेगा। इसके अलावा ऐसे ऑप्शन जिसमें हमें ओनली शब्द मिल जाए, ऐसे ऑप्शन तो उस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकते, तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे टैग वर्ड्स अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलिए कुछ यहाँ पे टीचिंग अप्रोचेस है, कुछ टीचिंग मेथड्स है जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसे हम ओरल अप्रोच के नाम से जानते हैं। ओरल जो है ये हमारी लिसनिंग से संबंधित होता है और ओरल जो होता है ये स्पीकिंग से। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये जो अप्रोच है इसमें हमारी दो स्किल पे यहाँ पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। इसके अलावा अगला है यहाँ पे सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच जो है ये सिचुएशन के आधार पे हम लोगों को यहाँ पे टीचिंग करने के लिए बोलता है कि हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, क्लासरूम में किस तरीके की सिचुएशन है, इसके बेसिस पर हम टीचिंग कराएंगे। और ये यहाँ पे ओरल यानी कि स्पीकिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो अगला यहाँ पे नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच यानी कि जितना हम बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर कराएंगे, ये लैंग्वेज एक्विजिशन पे आपका ज़्यादा बल देता है कि आप जितना ज़्यादा बच्चे को यहाँ पे अधिगम कराएंगे वो बच्चा उतना ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज को यहाँ पे अर्जित करने की बात की जाती है, अधिगम नहीं अर्जित करने की बात की जाती है, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने की बात की जाती है। इससे क्या होगा कि बच्चा नेचुरली उस भाषा को सीखेगा। अगला है इक्लेक्टिक अप्रोच। ये जो इक्लेक्टिक अप्रोच है ये क्या है, इसके अंदर कोई एक ऐसा आपका कह लीजिए कि ये जो ऐसा एक अप्रोच है जिसके अंदर आप एक मेथड नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स आप यूज़ करते हो जो कि आपके क्लासरूम में बच्चों के लिए सूटेबल होती है। जो आप यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। आप चीज़ों की नीड के अनुसार, बच्चों की नीड्स के अनुसार आप अपने मेथड्स को यहाँ पे चूज़ करते हो और अलग अलग मेथड्स को आप यहाँ पे प्रयोग करते हो जिससे आपकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो अच्छा अप्रोच माना जाता है। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज कम्युनिकेटिव। लैंग्वेज कम्युनिकेटिव यानी कि लैंग्वेज को, भाषा को क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि कम्युनिकेशन के पर्पज से। तो ये एक अच्छा अप्रोच माना जाता है अगर आप भाषा की यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कुछ अप्रोच है। इन अप्रोच को फुलफिल करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है, क्लासिकल मेथड माना जाता है, और पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड, सबसे क्लासिकल मेथड कौन सा है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम ग्रामर यहाँ पे टीचिंग कराते हैं और साथ ही साथ इस मेथड के अंदर टीचर वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस बच्चे को उनके मदर टंग में चीज़ें ट्रांसलेट करती है। इसके अलावा अगला है ऑडियो लिंग्वल। ऑडियो लिंग्वल क्या है, ऑडियो लिंग्वल मतलब यहाँ पे लिंग्वल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज की टीचिंग किस तरीके से कराई जाती है, वो भी ऑडियो फॉर्म में। अब देखिए ये मेथड कब आया था, इस मेथड को आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था, जिसके अंदर ये क्या किया गया था, आर्मी के जो सोल्जर हैं उनको कमांड देने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता था, वो भी साउंड फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑडियो लिंग्वल मेथड इसका नाम रखा गया। इसके अलावा अगला है डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम नेचुरल या फिर आप कह लीजिए रीफॉर्म मेथड के नाम से जानते हैं। नेचुरल इसलिए क्योंकि आप जिस लैंग्वेज को सिखाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं। रीफॉर्म क्यों बोला जाता है, रीफॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एक तरीके से यहाँ पे इसमें रिजल्ट के फॉर्म में ये डायरेक्ट मेथड निकाला गया था कि आप किसी भी भाषा में जो भी आपके सेंटेंस यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी आपके वाक्य यूज़ किए जा रहे हैं, आप उसे दूसरी भाषा में डायरेक्ट आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसमें ये बोला गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम जब चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे बोला गया आप डायरेक्ट टीचिंग कराओ। इसके अलावा अगला मेथड है बाईलिंगुअल मेथड। बाई में आप समझ रहे होंगे, बाई होता है यहाँ पे टू के लिए और लिंग्वल होता है आपका लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया कि आपको यहाँ पे दो भाषाओं का प्रयोग करना है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है। इसके अंदर बच्चा जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करेगा, पर टीचर अगर बच्चे को कोई कमांड देते हुए बच्चे को अगर वो चीज़ समझ में ना आए तो टीचर क्या कर सकती है, उनकी मदर टंग में या फिर आप कह लीजिए हिंदी में जो हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ होती है उस लैंग्वेज में वो चीज़ें समझा सकती हैं। तो इस मेथड के अंदर टीचर दो लैंग्वेज यूज़ करेंगी पर बच्चा जो है वो उसी लैंग्वेज
को यूज़ करेगा जो लैंग्वेज वो सीख रहा है। आई होप ये टैग वर्ड और ये जो टीचिंग अप्रोचेस और टीचिंग मेथड्स हैं आपको ये क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमारी ये सीटेट की परीक्षा में इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जाते हैं उनको भी जरा डिस्कस करें। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि ये जो टर्म है, अगर आप इंग्लिश पेडागोजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन टर्म्स को तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये टर्म आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिए जाते हैं, बट इन टर्म्स से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक वर्ड का मतलब क्या है। लिंग्विस्टिक वर्ड का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी भाषा को जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की जब हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए लिंग्विस्ट वर्ड का यूज करते हैं। अगला यहाँ पे सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि वर्ड्स जो हैं यानी कि शब्द जो हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं और किस तरीके से हमने उन्हें साथ में लिखा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी किसकी, सेंटेंस की। स्टडी ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। तो सिंटेक्स से संबंधित आपके पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है सिमेंटिक। सिमेंटिक वर्ड का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्द हमें दिए गए हैं उसके जब हम अर्थों का यानी कि मीनिंग को निकालें, उसको समझने की कोशिश करें, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम सिमेंटिक शब्द का वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए सिंटेक्स क्या है, स्टडी ऑफ सेंटेंस, और अगर उसके वर्ड्स के जो शब्द हैं उसके हम मीनिंग की स्टडी करें तो इसे हम सिमेंटिक शब्द बोलते हैं। अगला है यहाँ पे फिनोटिक। फिनोटिक वर्ड जो है यहाँ पे साउंड से संबंध रखता है। साउंड के पैटर्न को अगर हम समझें तो इसके लिए हम फिनोटिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अगला है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, लैंग्वेज की जो छोटे से छोटी इकाई जो होती है, जो आपके उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फीम। अब इसको समझाने के लिए, जैसे कि कैट जो शब्द है, कैट शब्द को हम और तोड़ नहीं सकते, तो ये सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है लैंग्वेज की जो कि आपकी प्रयोग की जाती है, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम कोई और वर्ड यूज करें, जैसे कि मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल में मीनिंग का एक शब्द का मतलब है और फुल यहाँ पे अलग से लगाया गया है, तो ये यहाँ पे मॉर्फीम नहीं कहलाएगा। जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, उसके लिए हम मॉर्फीम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन से संबंधित भी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आंसर को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते, यानी कि आप अगर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कह रहे हो, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो आर यू क्रेजी, अब ये जो सामने वाला बंदा है वो यहाँ पे येस या नो में तो आंसर नहीं देगा, वो जो बात बोल रहा होगा उस बात को वो चुप हो जाएगा, वो यहाँ पे आंसर जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। इसके अलावा अगला है लेक्सिकल वर्ड या फिर कंटेंट वर्ड। ऐसे कुछ शब्द जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, किसमें, डिक्शनरी में, उनको हम लेक्सिकल या फिर कंटेंट वर्ड कहते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देंगे फॉर, ऑफ, एज और आंसर। तो देखिए 4 ये शब्द आपको दे दिए, आपको पता फॉर, ऑफ, एज जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में यूज होते हैं, बट आंसर जो है, जो आपका यहाँ पे ये जो शब्द है इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है हमारी डिक्शनरी में, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ड कहलाएगा। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट और टर्म है, इसको भी जरा देख लें, जो कि है BICS। अभी आपने जो 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी 2021 में ही, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको BICS शब्द मिल जाएगा, जिसका मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया गया था, इसमें बोला गया था कि एक लड़का है जो कि किसी और के साथ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहा है, तो उसके अंदर किस टाइप की स्किल है, तो आंसर था बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। हार्वर्ड गार्टनर ने भी अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हमें इंटरपर्सनल शब्द का मतलब बताया है, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से कर पाए, दूसरों को समझ पाए, तो उसके लिए इंटरपर्सनल वर्ड का यूज करते हैं। तो पहला शब्द ये हो गया। अगला है TBLT, यानी कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग किस फॉर्म में करा रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए करा रहे हैं, तो उसके लिए हम TBLT शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है CALP। CALP यहाँ पे क्या है, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे आप लैंग्वेज में बच्चे को प्रोफिशिएंट बना रहे हो, यानी कि लैंग्वेज में मास्टर करा रहे हो, किस चीज को लेके, उनके कोग्निशन यानी कि संज्ञान को ध्यान में रख के, और साथ ही साथ एकेडमिक लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके लिए। तो देखिए
देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप इस वीडियो में अंत तक आ गए हो तो आपको इंग्लिश पेडागोजी का जो एक तरीके से कहते हैं ना निचोड़ आपको मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से तैयार रहना है और आपको पेपर में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये चैनल इफेक्टिव लगे तो इन वीडियोस को भी आप जरूर देखना। बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाई गई हैं ताकि आपके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। और साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।